तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 9। तो भाई जिन्होंने भी पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार उन्हें चेक कर लेना। तो ठीक है भाई, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इनका यहाँ पे अपने कंट्री को लेकर मतलब टेम्पेस्ट को लेकर डिस्कशन हो चुका था। लेकिन भाई इस एपिसोड में अपनी जो आर्मी होने वाली है उसके बारे में पूरा डिस्कशन चलने वाला है और ये आगे वाले वॉर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शुरुआत में हम रिमोर को देखते हैं जो कि सोचता है कि एम्पायर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो यहाँ पे ग्रेट जूरा फॉरेस्ट से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी उसकी मीटिंग से पहले मतलब बेनीमारू के साथ उसकी हर बार मीटिंग होती है, तो उससे पहले वो बहुत सारी चीजें सोचता है कि आखिर उससे क्या क्या डिस्कस करना है। तो यहाँ पे पहले रिमोर ये सोचता है कि भाई अगर एम्पायर को अटैक करना है तो वो यहाँ पे एक डिकॉय को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होने वाला है वेल्डोरा। और अगर उन्हें वेल्डोरा का ध्यान भटकाना है तो वो एक डिकॉय का इस्तेमाल करेंगे और उसे किसी दूसरे यूनिट के ऊपर अटैक करने के लिए लगा देंगे। उस वजह से उनका रास्ता बहुत ही क्लियर हो जाएगा टेम्पेस्ट और फॉरेस्ट में आने के लिए। तो इसी वजह से रिमोर सोचता है कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको इस सिचुएशन के हिसाब से डिफेंड करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोर सोचता है कि यहाँ पे एम्पायर के पास सिर्फ 3 रूट है आने के लिए और उसमें से एक आता है डोरगान से। लेकिन भाई अगर यहाँ पे इनकी वार्निंग के बावजूद भी अगर एम्पायर आता ही है तो भाई वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर एम्पायर आता भी है तो उनके पीछे से डोरगान है और उनके सामने टेम्पेस्ट, तो भाई वो बीच में यहाँ पे फंस सकते हैं। तो रिमोर सोचता है कि भाई इतनी बड़ी गलती एम्पायर तो ऐसे नहीं करेगा। तो इसी वजह से रिमोर सोचता है कि शायद एम्पायर जो है वो बाकी के जो 2 रास्ते हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी वजह से रिमोर के दिमाग में ख्याल आता है कि भाई क्या हमारी जो आर्मी है उनको डिवाइड करना उनके लिए एडवांटेजेस है या नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे खुद की आर्मी को स्प्लिट करता है तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से रिमोर सोचता है कि एक साइड पे वो वेल्डर को भेज देगा और दूसरी साइड में उसकी जो पूरी आर्मी है वही रहेगी, ताकि भाई वो उससे फुल एडवांटेज के साथ इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोर के दिमाग में एक और चीज आती है कि क्या हो अगर यहाँ पे एम्पायर जो है वो भाई इनको हल्के में ले रहा हो, कि भाई एम्पायर के पास बहुत ज्यादा आर्मी है तो वो उनका इस्तेमाल करके आसानी से टेम्पेस्ट को खत्म कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज भी हो सकती है कि वो दूसरी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, मतलब भाई स्पाइस भेज के या दूसरी कोई चीज है उनको इस्तेमाल करके भी वो एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे पूरी आर्मी ना भेज के थोड़े थोड़े जो स्मॉल यूनिट होते हैं वो भी एलाइट वाले, मतलब बहुत सारे पावरफुल बंदे लेकिन छोटे छोटे यूनिट के साथ, तो भाई अगर वो फॉरेस्ट में ऐसे भेजते हैं लोगों को तो भाई वो उनको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मतलब वो यहाँ से स्मॉल ग्रुप में निकलेंगे और आगे टेम्पेस्ट के पास यहाँ पे यूनाइट हो गए। तो उसमें यहाँ पे रिमोर सोचता है कि अगर भाई उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर को, तो भाई वो उनको कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है। और अगर यहाँ पे रिमोरू उसके बंदों को भेजता भी है उन्हें ढूंढने के लिए, तब भी वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे रिमोरू ही डिसएडवांटेज में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारे इलेक्ट बंदों को भेज रहा है और रिमोरू बस नॉर्मल लोगों को भेज रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे एम्पायर ही फायदे में रहेगी। और भाई ऐसा ही सीन यहाँ पे हिनाटा के साथ भी हुआ था जब वो उसके होली नाइट को लेके आई थी, तो यही सीनियर लगभग ऐसा ही हुआ था वहां पे भी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ऐसे सिचुएशन में उसके पास बहुत कम ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि उसके पास इतनी आर्मी नहीं है कि भाई वो सारे चीजों को कवर कर पाएगा। तो इसी वजह से भाई रिमोरू का दिमाग यहाँ पे काम करना बंद हो जाता है और उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि क्या हो अगर मैं खुद ही भाई पहले अटैक कर दूं, क्योंकि भाई अगर वो पहले अटैक करता है तो उसके पास टाइम तो रहेगा, मतलब उसे पता है उस टाइम पे वो अटैक कर रहा है, क्योंकि अगर एम्पायर पहले अटैक करता है तो उसे पहले वेट करना पड़ेगा और एम्पायर के अटैक के हिसाब से उसे भाई रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में सिचुएशन जा सकती है। तो इसी वजह से रिमोर का यह सोचना था कि क्या अगर हम पहले ही अटैक कर दे तो क्या हमारा यहाँ पे एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिमोर सोचता है कि भाई शायद ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एम्पायर पहले अटैक करता है तो उसके पास थोड़ा टाइम रहेगा इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए और उसी के साथ वो रिस्पॉन्ड भी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमोर के पास भी इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है और इसी को दिमाग में रख के ये सारी बातें वो सोचता है। तो भाई यहाँ पे फाइनली रिमोरू इन सारी डिस्कशन को अपने दिमाग से निकाल देता है और उसके बाद वो शूना ने जो क्रीम पफ लाया था उसे खाने लग जाता है, क्योंकि भाई अभी इतनी बातें सोच के उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। लेकिन तभी भाई वहां पे आता है बेनीमारू, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग इसी बारे में होने वाली है कि भाई आर्मी कैसे अपनी वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे बेनीमारू पहले रिमोरू को देखता है और वो क्रीम पफ खा रहा है, तो इसी वजह से उसे कहता है कि भाई तुम यहाँ पे अकेले अकेले खा रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू देखता है बेनीमारू को और उससे पता है कि बंदा ये बहुत थक चुका है, क्योंकि यहाँ पे सबकी जो आर्मी की जो चीजें है भाई वो यहाँ पे बेनीमारू ही संभाल रहा है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे शियोन का कहता है कि भाई बेनीमारू को भी एक चाय दो। लेकिन भाई ये सुन के बेनीमारू बेचारा अपना बहुत ही शौक में जाता है, क्योंकि भाई वो यहाँ पे शियोन की कुकिंग की बात कर रहा है और उसने पहले बहुत कुछ झेल रखा है शियोन के वजह से। लेकिन उसके बाद भाई शियोन बहुत ही बढ़िया चाय उसे सर्व करती है और यहाँ पे रिमोरू उसे कहता भी है कि भाई अच्छा है अगर ऐसा ही पीस कंटिन्यू होता रहे तो। लेकिन यहाँ पे बेनीमारू का जवाब होता है कि अगर यहाँ पे एम्पायर अटैक भी करता है तो हम उन्हें सच में खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ पे बेनीमारू का जैसा बिहेवियर है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अटैक कर रहा है, इसका ऐसा बिहेवियर है कि वो सबको खत्म कर देगा। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू का ये सोचना होता है कि वॉर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये सिचुएशन भी बहुत बढ़िया है। लेकिन बेनीमारू का भाई थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है और भाई यहाँ पे ये दोनों बैठते बेनीमारू को भी अपनी टी
अभी मिल चुकी है। लेकिन तभी उसके बाद बेनीमारू का एक क्वेश्चन होता है और वो कहता है कि आखिर डियाब्लो कहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अपना रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि वो फिर से उन दोनों के बीच में जा चुका है, उन दोनों की फाइट को सुलटाने के लिए। और भाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्टीमा और करेरा की, क्योंकि ये दोनों तब से आई है भाई, इन दोनों की फाइट खत्म नहीं हो रही। मतलब ये किसी भी चीज को लेके फाइट करना शुरू कर देते हैं, जैसे फैशन ले लो, खाना ले लो, या कोई भी उनको जो काम दिया है उसमें की कोई भी चीज ले लो, ये तब से आई है, तब से फाइट ही कर रही है। क्योंकि भाई इतने हजारों सालों की इनकी आदत है, एक दिन में तो नहीं जाने वाली। तो इसी वजह से भाई यहाँ पे बेनीमारू भी कहता है कि क्या ये चीज फिर से हो रही है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि कैसे यहाँ पे ये चीज कंटिन्यूसली होते रहती है। इवन यहाँ पे डियाब्लो का भी भाई दिमाग खराब हो चुका है। मतलब डियाब्लो भाई अभी स्नैपिंग पे आ चुका है, अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे डियाब्लो इन दोनों को लेके गया था लेबिरिंथ के अंदर, मतलब अल्टीमा और करेरा को, और भाई वहां पे वो इन दोनों को बहुत धोता है। लेकिन भाई उसी दौरान ये दोनों खुश भी होती है कि यहाँ पे उन्हें डियाब्लो के साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है। मतलब रिमोरू ये सीन देख के सोचता है कि भाई ये डीमन कैसे है, मतलब इन्हें फाइट की बातें सुन के ही बहुत ही मजे आने लगते हैं। और यही सिचुएशन यहाँ पे इन तीनों के साथ होती है। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो उन दोनों को बहुत धोता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अगले दिन से फिर से उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो से पहले एक बार वेनम भी ट्राई करता है इन सारी चीजों को सुलटाने के लिए, लेकिन भाई बेचारा बहुत पीसता है बीच में। मतलब भाई फिजिकली तो मार खाता है और वर्बली भी मार खाता है। मतलब भाई यहाँ पे सिर्फ फिजिकली नहीं, मतलब गालियां भी मिलती है बेचारे को। और ये दोनों मतलब अल्टीमा और करेरा दोनों यहाँ पे वेनम का हाल बुरा कर देती है। और यहाँ पे भाई बस डियाब्लो ही है जो कि इन दोनों को संभाल सकता है। लेकिन ये बात यहाँ पे अच्छी होती है कि इन दोनों की फाइट की वजह से कभी भी जो रेसिडेंट्स है यहाँ पे अपने रहने वाले लोग, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे भाई इनकी फाइट इतनी फेमस हो चुकी है टेम्पस के अंदर कि यहाँ पे लोग बेट लगाते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में अभी कौन जीतेगा। और भाई इसी सीन के बाद यहाँ पे डियाब्लो भी रिमोरू के पास आ जाता है, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग होने वाली है। और वो आते ही माफी मांगता है क्योंकि भाई वो आने के लिए यहाँ पे लेट हो चुका है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू से थैंक यू कहता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। मतलब अल्टीमा और करेरा को संभालना ये सच में बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे रिमोरू की ये बातें सुन के फिर से भाई डियाब्लो बड़बड़ करना शुरू करने वाला था। मतलब वो कुछ कह नहीं जाता है और थोड़ी बातें सुनते ही रिमोरू से कहता है कि भाई शांत हो जा, मुझे लगता है कि तू अभी बहुत ठीक हो चुका है, तो हम अभी मीटिंग शुरू करते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पे हमें रिमोरू बताता है कि कैसे टेम्पेस्ट के अंदर इमिग्रेशन अभी बहुत बढ़ चुका है। मतलब बहुत लोग यहाँ पे नए लोग टेम्पेस्ट के अंदर रहने आ रहे हैं, तो उस वजह से भाई पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। लेकिन उस वजह से भाई लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो चुका है। मतलब सब लोगों के पास काम नहीं है। तो अगर ऐसी ही चीजें बढ़ती रही तो भाई अपना जो टेम्पेस्ट है वो बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है और बहुत उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि उसे कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अगर उनके पास स्किल है तो भाई उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब कोई फार्मिंग करता है तो भाई उसे फार्मलैंड दिया जाएगा और वो वहीं पे काम कर सकता है। और अगर भाई कोई क्राफ्ट्समैन है तो उसे भी एक उसका वर्कशॉप दिया जाएगा काम करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे दिक्कत है कि जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उनके साथ क्या करना है, क्योंकि भाई हर लोगों के पास टैलेंट नहीं होता। तो जिनको कोई काम नहीं आता तो उनके साथ क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू एक सोल्यूशन निकालता है कि भाई उसे यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर बनाना चाहिए, और वो बनाता भी है। मतलब वहां पे जो भी इमिग्रेंट्स आएंगे उनको भाई पहले पूछा जाएगा और उनसे फॉर्म लिया जाएगा कि आखिर तुम्हें कौन सी चीजें आती है या फिर तुम्हें कौन सी चीजें करनी है, तो उस हिसाब से उन्हें एजुकेट किया जाएगा। और भाई ये सारी चीजें ऑपरेट करने वाला है बेनीमारू और उसकी मिलिट्री। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये जो इतने नंबर ऑफ इमिग्रेंट यहाँ पे टिब्बेट्स के अंदर आ रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा भाई यहाँ पे मिलिट्री के अंदर ही शामिल हो रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने टैलेंटेड है। मतलब वो कम भी टैलेंटेड है तब भी वो डोमेस्टिक सिक्योरिटी के काम तो आ ही सकते हैं। और भाई यहाँ पे मिलिट्री में इस वजह से ज्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई रिमोर फैल चुका है कि अगर तुम यहाँ पे मिलिट्री के अंदर काम करते हो तो तुम्हें कोई भी स्किल सीखने को मिल सकती है और वो भी फ्री में, और तुम कोई भी जॉब ले सकते हो। शायद इसी की वजह से बहुत सारे लोग मिलिट्री में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिमोर को सोचना आता है कि भाई अच्छा ही है, क्योंकि भाई इनके ऊपर पहले ही वेस्टर्न नेशन को डिफेंड करने का काम आ चुका है। तो इसी की वजह से रिमोर सोचता है कि भाई जितने लोग आ रहे हैं उतने अच्छे ही है। मतलब नॉर्मल पीपल भी है, उसके बाद भाई एडवेंचरर भी है और मर्सनरी ग्रुप भी है। मतलब पावरफुल लोग भी यहाँ पे उसके मिलिट्री के अंदर आ रहे हैं। तो इसी वजह से रिमोर ने ये सारी चीजें यहाँ पे बेनीमारू को सौंपी है ताकि भाई जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करके वो डिसीजन ले कि भाई उन्हें मिलिट्री के अंदर ऐड करना है या नहीं। क्योंकि देखो अगर एम्पायर अटैक करता भी है या फिर अगले ही दिन अटैक करता है तो भाई इन नए बंदों को तो वो भेजने नहीं वाले, क्योंकि इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया तो उनको इतना नहीं पता। तो इसी वजह से रिमोर ने ये काम दिया है बेनीमारू को ताकि भाई तू संभाल, और जो भी लोग इनमें से पोटेंशियल होल्ड करते हैं कि भाई वो मिलिट्री में ऐड हो सकते हैं तो उन्हें तू ऐड कर। और यही रिपोर्ट लेके यहाँ पे बेनीमारू आया है। और उसी के बाद यहाँ पे बेनीमारू अपनी एक शीट निकालता है जहाँ पे उसने मिलिट्री का एक नया स्ट्रक्चर बनाया और वो यहाँ पे रिमोर के सामने वो पेश करता है और वो कहता है कि मैंने अभी तक जितना भी सोचा मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर बहुत ही काम आएगा हमारे। लेकिन उसके बाद भाई हमें एक और चीज बताई जाती है जहाँ पे बेनीमारू के पास भाई मिलिट्री की कमांड आ चुकी है। मतलब भाई मिलिट्री की जितने भी कमांड हो गए, जितनी भी अथॉरिटी है वो बेनीमारू ही संभालेगा। लेकिन उसके ऊपर ऑफ
बिकॉज रिमोरू भी है, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी है वहाँ पे जितने भी लोगों को भाई पोस्ट देनी है नई वाली पावरफुल पोस्ट, तो वो रिमोरू संभालेगा। और बेनीमारू जो भी डिसीजन लेगा उस चीज को नॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे उससे रिमोरू की परमिशन चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे बेनीमारू आया भी है एक फाइनल कंफर्मेशन देने के लिए कि भाई क्या ये चीज आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे रिमोरू उस शीट की तरफ देखता है और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और वो बेनीमारू को कहता भी है कि अगर तुम्हें ये चीज सही लगती है तो तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू का एक ही मानना होता है, मतलब यहाँ पे वो उसकी परमिशन लेने तो आया है, लेकिन यहाँ पे रिमोरू स्टार्टिंग से एक ही चीज पे फोकस होता है, और वो होता है भाई जो फर्स्ट कॉप रहेगा उसका कमांडर गोप्टा होना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे बेनीमारू कहता भी है कि जब आपने पहली बार मुझे कहा था कि भाई गोप्टा फर्स्ट कॉप का कमांडर बनेगा या जनरल बनेगा, तो मैं इस चीज से कन्विंस नहीं था, लेकिन अभी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बंदा सच में उसे हैंडल कर लेगा। तो भाई यहाँ पे बेनीमारू का जो रिप्लाई है उससे तुम समझ सकते हो कि ये बंदा पहले से गोप्टा के ओपिनियन में नहीं था कि भाई गोप्टा एक जनरल बनना चाहिए, क्योंकि देखो भाई ये बंदा इतना भी पावरफुल नहीं है और ये मीटिंग के अंदर सोते रहता है और ये हमेशा थोड़ा स्लैक करता है सारी चीजों में। तो इसी वजह से बेनीमारू जो कि भाई अभी मिलिट्री को संभाल रहा है उसका ये ओपिनियन होना था कि भाई गोप्टा इस चीज को अच्छे से नहीं संभाल पाएगा। लेकिन यहाँ पे रिमोरू का अलग सोचना होता है, क्योंकि रिमोरू ने उसकी दोनों साइड देखी है, मतलब उसका ढीलापन भी देखा है कि भाई ये कैसे सोता है मीटिंग के बीच में। लेकिन दूसरी तरफ गोप्टा जो कि भाई बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि भाई उसने मिलिम के साथ भी की, तो ऐसे ही बाकी की चीजें यहाँ पे रिमोरू ने नोटिस की है और इसी वजह से वो सोचता है कि भाई गोप्टा को एक चांस मिलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इसी वजह से कहता है कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शियोन भी कहती है कि गोप्टा वन ऑफ द 4 हेवनली किंग में से एक है, मतलब ये जो चारों बंदे हैं इनका जो टाइटल इन्होंने खुद ही रखा है, तो इनमें से गोप्टा भी एक है। तो भाई वो ऐसी चीजों को हैंडल कर सकता है और जो भी भाई रिमोरू की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो उसको कंप्लीट जरूर करेगा। शियोन भी ऐसा ही कहती है। और भाई ये सुनने के बाद डियाब्लो बहुत ही बढ़िया ओपिनियन देता है और वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे गोप्टा के साथ टेस्टरो को भेज दे तो कैसा रहेगा। मतलब यहाँ पे टेस्टरो सा एक इंस्पेक्टर का काम करेगी कि भाई जहां जहां पे गोप्टा काम पड़ रहा है वो वहां पे सारी चीजें संभाल सकती है और उस वजह से यहाँ पे गोप्टा की मदद भी हो जाएगी। तो भाई ये चीजें सुन के मतलब यहाँ पे डियाब्लो भी उसकी साइड ले रहा है और शियोन भी उसकी साइड ले रही है, मतलब गोप्टा की। तो ये बातें सुन के यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि अगर यहाँ पे 4 हेवनली किंग में से 2 बंदे यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो अभी भी 100% कन्विंस नहीं है, लेकिन तब भी वो चीज को मान ही लेता है। और इसी के साथ भाई जो फर्स्ट कॉर्पोरेशन का जनरल है वो अभी गोप्टा ही बनेगा, ये डिसीजन इनका फाइनल हो चुका है। और उसके बाद भाई हमको बताया जाता है कि बेनीमारू के अंडर 3 कॉप्स आने वाली है, जिसमें कि पहली कॉप होने वाली है गोप्टा की, जिसका मिलिट्री एडवाइजर भाई रहने वाला है हाकुरो। मतलब भाई गोप्टा को एक और एडवांटेज है कि भाई उसके साथ हाकुरो उसका मिलिट्री एडवाइजर है और टेस्टोरा भी है उसके साथ, जो कि इंस्पेक्टर का काम कर रही है। और उसके बाद भाई हमको बताया जाता है कि उस फर्स्ट कॉप में यहाँ पे 100 गॉब्लिन राइडर है, जिसमें कि भाई सबके सब बंदे लगभग A- रैंक पे है। और उसी कॉप के अंदर और 12,000 ग्रीन नंबर्स है, जिनमें कि जो 4,000 है वो भाई सीनियर मेंबर्स है, मतलब सीनियर सोल्जर है, उनको पता है कैसे फाइट करनी है। तो वो 4,000 लोग बाकी के जो 8,000 बचे हैं उनको कमांड करेंगे और वो भी भाई 3 के ग्रुप में, मतलब 3 ग्रुप बनेंगे। 4,000 जो सीनियर मेंबर है वो कमांड करेंगे बाकी के 8,000 को, वो भी 3 के यूनिट में। और यहाँ पे ये जो बंदे हैं ये सब के सब अपने फॉरेस्ट में से लिए गए हैं, तो उनको पता है कैसे फाइट करनी है। लेकिन यहाँ पे जो न्यू मेंबर है भाई उनकी रैंक C या D में वेरी करती है, और जो अपने सीनियर मेंबर है यहाँ पे वो वेरी करती है B रैंक तक। लेकिन उसके बाद भाई आता है अपना सेकंड कॉप, जहाँ पे इसका कमांडर होने वाला है गेल्ड, जो कि बहुत ही पावरफुल बंदा सबको पता है। लेकिन यहाँ पे गेल्ड के अंडर जो भी लोग है भाई सबके सब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अभी के लिए बिजी है, क्योंकि हमने देखा है कि अब भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो उसके फाइनल फेजेस में है, मतलब थोड़े ही टाइम में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और रिमोरू यहाँ पे ये भी बताते हैं कि अगर भाई यहाँ पे वॉर शुरू हो गई तो वो उन सबको वापस बुलाने वाला है। और यहाँ पे हम सेकंड कॉप का डिवीजन देखते हैं कि यहाँ पे कौन से लोग होने वाले हैं, जिसमें कि 2000 येलो नंबर होने वाले हैं। और उसमें भाई ये सब के सब बंदे लगभग B+ रैंक में जाते हैं और ये बंदे सबके सब बहुत ही पावरफुल है। और इसमें जितने भी लोग हैं वो स्टार्टिंग से गेल के साथ है, मतलब जब से ये लोग शामिल हुए हैं वहां से। और उसके बाद जो नए वाले बंदे हैं जिनको नाम दिया गया है ऑरेंज नंबर्स, तो भाई ये सारे बंदे नए अभी अभी ज्वाइन हुए हैं और भाई इन सब की रैंक है C रैंक। लेकिन ये सबके सब फाइट में नहीं शामिल होने वाले, जिसमें कि जो 15,000 है वो फाइट में शामिल हो गए। लेकिन जो बाकी के 20,000 बचे हुए हैं वो भाई यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट और मिलिट्री इंजीनियर का काम करने वाले हैं। मतलब सबके सब बंदे फाइट में नहीं जाने वाले हैं, कुछ बंदे पीछे से सपोर्ट का काम भी करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भाई आता है अपना थर्ड कॉप, जिसका कमांडर है भाई अपना गाबिल या फिर गाबिरू, जिसको अभी गाबिल कह रहे हैं लाइट नोवेल में, तो अपन गाबिल ही कंटिन्यू करेंगे। तो भाई यहाँ पे गाबिल इस चीज को कमांड करने वाला है और यही ग्रुप उसने खुद ही बनाया था। लेकिन भाई उसके बाद हमको इन्फो दी जाती है कि इसमें कितने लोग होने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे 100 लोग पहले, जिसको 100 हीरो कहा जाता है। तो भाई ये बंदे जो कि बहुत ही पावरफुल है और उनकी रैंक A- में जाती है। ये भाई सबके सब बंदे बहुत ही पावरफुल है। इवन रिमोरू भी कहता है कि ये शायद टेम्पेस्ट की सबसे पावरफुल यूनिट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है और उनके पास बहुत हाई कमांड एबिलिटीज भी है। क्योंकि भाई उनमें से कुछ लोग हैं जो कि A रैंक तक भी पहुंच चुके हैं और उनके पास ड्रैगन बॉडी की स्किल भी है। इसी वजह से
रिमोर सोचता है कि ये शायद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूनिट हो सकता है टेम्पेस्ट का। और उसके बाद भाई इस ग्रुप में 3000 ब्लू मेंबर्स भी है, क्योंकि ये बंदे अभी अभी शामिल हुए हैं और ये सबके सब लिजर्ड मैन भी है और इनकी रैंक अभी C+ के पास है। तो ये बंदे भी बहुत पावरफुल है। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल फुट सोल्जर नहीं है, बल्कि इन बंदों के पास होते हैं व्यूरेन, जो कि बहुत ही पावरफुल है। मतलब समझ लो जो व्यूरेन राइडर वाला ग्रुप है ये वही ग्रुप होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बंदे हैं टोटल 3000, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 300 व्यूरेन अभी तक आए हैं। तो इस वजह से इनका पूरा ग्रुप व्यूरेन को राइड नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ 300 ही बंदे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो गाबिल है उसका ये गोल होता है कि भाई सबसे पहले वो ज्यादा से ज्यादा व्यूरेन को शामिल करना चाहता है। उस वजह से इनका जो पूरा ग्रुप है वो भाई व्यूरेन के ऊपर राइड करेगा और उसी के साथ इनकी पूरी पावर बाहर आ सकती है। तो भाई ये तीनों कप यहाँ पे बेनीमारू के अंडर रहने वाले हैं। और भाई यहाँ पे रिमोरू भी कहता है कि यहाँ पे जो गिल्ड है और यहाँ पे जो गाबिल है, ये दोनों बंदे इन चीजों को बहुत ही अच्छे से संभालेंगे और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे बेनीमारू भी कहता है कि मुझे भी लगता है कि ये चीज बहुत अच्छे से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये दोनों बंदे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, जिसमें कि भाई जो गिल्ड होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे बेनीमारू भी गिल्ड को एज उसके कॉम्पिटिटर और उसके राइवल की तरह देखता है, क्योंकि ये बंदा सच में बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि भाई जो मॉक बैटल्स हुई थी उसमें भी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो गिल्ड है उसकी बस भाई जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें वो थोड़ा वीकर साइड में होता है, लेकिन तब भी वो इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है और इसी की वजह से बेनीमारू उसको एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भाई इन तीनों कॉप्स के बाद बेनीमारू एक और शीट निकालता है जिसमें कि दूसरे ग्रुप्स होते हैं और भाई उस लिस्ट के अंदर बेनीमारू, शियोन और जो सोए है उनके पर्सनल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि जो बेनीमारू है उसका पहला ग्रुप होता है जो कि उसके पर्सनल बॉडीगार्ड है और उस ग्रुप का नाम होता है कुरेनाई। तो भाई ये लगभग 300 बंदे हैं और उन्हें लीड कर रही है भाई गोबुआ, जो कि अभी A रैंक पे है। और जो बाकी के फाइटर्स है, मतलब 300 बंदे बचे हुए हैं, वो भाई A- रैंक तक आते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्क्वाड है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू हमको बताता है कि उसने जब पहली बार इस ग्रुप को देखा फाइट करते हुए तो तब उसे रियलाइज हुआ कि ये सारे बंदे बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो गोबुआ और बाकी के लोग हैं इस टीम के, वो भाई अभी इस लेवल तक आ चुके हैं कि स्टार्टिंग में हमने जिस गेलमोन को देखा था जो कि भाई बहुत ही पावरफुल मार्जिन था, उस लेवल तक ये सारे के सारे बंदे आ चुके हैं। मतलब इनमें से कुछ लोग इतने पावरफुल है कि भाई वो होली नाइट से 1-on-1 फाइट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हिनाटा नहीं, हिनाटा के लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने भी होली नाइट है उनके साथ ये बंदे 1-on-1 फाइट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि भाई मॉन्स्टर के अंदर बहुत लोग उनकी मैजिकल से ही उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं कि भाई अगर इसकी मैजिकल ज्यादा है तो ये बंदा और ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हर बार ऐसा सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि भाई अगर एक मॉन्स्टर जिसकी मैजिकल कम है लेकिन अगर उसके पास उसका एक्सपीरियंस मतलब फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो भाई वो आगे वाले बंदे को हरा सकता है। और यही सिनेरियो इस ग्रुप के साथ है, क्योंकि भाई इस पूरे ग्रुप को ट्रेनिंग दी है हाकुरो ने। तो समझ लो हाकुरो ऐसा बंदा है कि वो भाई कुत्ते की तरह ट्रेनिंग करवाता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप उसकी ट्रेनिंग को सर्वाइव करके आया है। तो समझ लो इनके यहाँ पे बैटल ट्रेनिंग कितनी बढ़िया तरीके से हुई है। और उसके बाद भाई दूसरा ग्रुप आता है सोए का, जो एक इंटेलिजेंस ग्रुप है। मतलब भाई बिल्कुल सोए ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसमें लगभग 100 बंदे हैं और भाई इनका जो एग्जिस्टेंस है वो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। मतलब शायद रिमोरू और बाकी के कुछ लोग हैं जिनको पता होगा, सब लोगों को पता भी नहीं कि ये ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और भाई इस ग्रुप के अंदर सोका और उसके जो 4 सबऑर्डिनेट है वो भाई यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर का काम कर रहे हैं। और उसी के बाद भाई यहाँ पे इस टीम के अंदर ग्लिंडा भी शामिल है, मतलब जो पहले सोए के अंडर काम कर रही थी। सोए ने भाई उसे इस ग्रुप में डाल दिया है। लेकिन उसके बाद भाई यही नहीं, टेस्टरोसा ने भाई 1-2 बंदों को लाया है जो कि उससे काउंसिल के वहां पे मिले थे। मतलब यहाँ पे जो अपोस्टल ऑफ वर्थ है जो कि भाई मर्सनरी ग्रुप था, उसका लीडर गिराड, और यहाँ पे जो आइन थी जो कि भाई ग्रीन फ्यूरी टीम की कमांडर थी, वो भी। मतलब इन दोनों बंदों को यहाँ पे टेस्टरोसा ने लाया है कि भाई सोए इन दोनों को भी एक्सेप्ट कर ले, और ये दोनों बंदे भी यहाँ पे इस टीम के अंदर आ चुके हैं। तो भाई इस चीज को देख के रिमोरू भी समझ आता है कि ये टीम बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। लेकिन भाई दूसरी तरफ सोए इस टीम को देखने के बाद रिमोरू से ऐसी बातें करता है कि वो इतने पावरफुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू का सोचना ये होता है कि भाई ये बंदे बहुत ही परफेक्ट है असैसिनेशन का काम करने के लिए। मतलब भाई ये टीम कोई भी काम कर सकती है, क्योंकि इस टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग लगभग A रैंक के ऊपर आते हैं। तो सोच लो ये टीम कितनी पावरफुल होगी। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे तीसरा ग्रुप आता है जो कि है शियोन का, जिसमें कि भाई 100 बंदे हैं। और ये टीम की खासियत ये है कि भाई ये बंदे जल्दी मरते नहीं है। मतलब इनकी रिजनरेशन कैपेसिटी इतनी बढ़िया हो चुकी है ट्रेनिंग के बाद कि भाई अगर तुम इन्हें सीवियर इंजुरीज भी देते हो तब भी ये बंदे फिर से रिजनरेट करते हैं। और इसकी हम झलक पहले ही जब हिनाटा का ग्रुप आया था उस टाइम पे देख चुके हैं। लेकिन
लेकिन ये बंदे उस टाइम से भी अभी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इसी वजह से इनकी अभी रैंक बी रैंक हो चुकी है। मतलब जितनी भी टीम्स है उनमें अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी की हुई है तो वो ये टीम है, क्योंकि ये बंदे यहाँ पे सी रैंक पे होते हैं, लेकिन ये सबके सब बंदे अभी बी रैंक पे आ चुके हैं और इनमें से कुछ लोग यहाँ पे ए रैंक तक भी जा चुके हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचता भी है कि भाई उसने पहले सोचा था कि जो हिरियो है मतलब गाबिल की टीम वो भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है, लेकिन यहाँ पे अगर उनको कोई सरपास कर सकता है तो वो ये टीम है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बेनीमारू इस टीम को रिमोरू का बॉडीगार्ड बनाता है और उसके बाद भाई शियोन भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर यहाँ पे रिमोरू खतरे में है तो वो बंदे यहाँ पे एज अ शील्ड काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनके पास नियर इमॉर्टिलिटी है तो ये बंदे इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। और ये चीज वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती है, बल्कि यहाँ पे रिमोरू को ये चीज इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी भाई ये दोनों सुनते नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू एक और ग्रुप को बताता है, मतलब शियोन के पास एक और ग्रुप है जो कि भाई यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें भाई सबके सब बंदे शियोन के फैंस है। मतलब ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा फैन क्लब बना हुआ है जो कि भाई शियोन खुद उन्हें ट्रेन कर रही है और ये लगभग भाई 1000 बंदे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिमोरू ऐसा सोचता है कि भाई इनके पास क्या एबिलिटी है और कैसी स्किल है वो उन्हें नहीं पता, तो इस वजह से यहाँ पे रिमोरू भी उसे शामिल नहीं करता और वो ये सोचता है कि शियोन ही उन्हें हैंडल करे तो ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी सोचता है कि डैगरूल के जो बेटे हैं, मतलब जो 3 लड़के यहाँ पे शियोन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी यहाँ पे कैप्टन का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और उनके साथ बाकी एडवेंचरर भी है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू इन सबको कोई भी काम नहीं देता क्योंकि इन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, तो वो सोचता है कि भाई इनको अपन बाद में इस्तेमाल करेंगे और ये लोग अभी स्टैंड बाय पे ही रहेंगे। तो भाई ये देख के यहाँ पे रिमोरू इस चीज को फिर से वापस कर देता है बेनीमारू के पास और वो कहता है कि मुझे इस स्ट्रक्चर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत भी है। तो भाई यही सुन के बेनीमारू भी कहता है कि मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है, मतलब ये जो 3 ग्रुप्स है जो कि भाई इन्होंने पर्सनली ट्रेन किया है बेनीमारू, शियोन और सोए ने, तो बेनीमारू को भी यही सोचना होता है कि वो इस ग्रुप को जो अपनी मेन टीम है, मतलब जो फर्स्ट कॉप, सेकंड कॉप, थर्ड कॉप है, उनमें शामिल नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये इनके पर्सनल ग्रुप है और वो उनके साथ रहे तो ही बेहतर है, तभी उनका आउटपुट अच्छे से आ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बेनीमारू भी कहता है कि शायद हमें खुद ही इन्हें हैंडल करना चाहिए, मतलब शियोन का ग्रुप शियोन देखेगी, सोए का ग्रुप सोए देखेगा और बेनीमारू को जो टीम है जो उसने खुद ट्रेन की है वो उन्हें खुद ही संभालेगा। और भाई इस चीज से यहाँ पे शियोन भी एग्री करती है। तो भाई ये डिसाइड होने के बाद मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉप, सेकंड कॉप और थर्ड कॉप और उसके बाद यहाँ पे इनके जो पर्सनल फोर्सेस है, ये डिसाइड होने के बाद यहाँ पे बेनीमारू एक तीसरी शीट निकालता है। और भाई ये सबसे मेन टॉपिक होने वाला है आज का, क्योंकि अभी तक अपना नंबर्स अपने सोल्जर्स का बहुत कम है और इसी लिस्ट के साथ भाई वो नंबर भी बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि यहाँ पे बस वो गोप्टा के बारे में सोच रहा था कि भाई वो अपॉइंट हो गया है एज अ कमांडर, तो वही चीज उसके लिए सरप्राइजिंग थी। लेकिन यहाँ पे उसे लगता है कि इसके बाद उसे कोई भी चीज सरप्राइज नहीं करने वाली। लेकिन भाई यहाँ पे जो आगे का डिस्कशन चलने वाला है वो उसे बहुत सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि भाई अभी तक हमने जो भी फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया वो सारी राइट विंग में आने वाली है, जो कि भाई पूरी अपनी टेम्पेस्ट फेडरेशन को बिलोंग करती है। लेकिन अभी जो डिस्कस होने वाला है वो भाई पूरी आर्मी यहाँ पे लेफ्ट विंग को बिलोंग करने वाली है। और राइट विंग में अपने फर्स्ट कॉप जिसमें भाई 12,000 सोल्जर है, सेकंड कॉप में 37,000 सोल्जर है और थर्ड कॉप में 3,000 सोल्जर है। तो उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट विंग की बारी आती है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि टेम्पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो भाई अभी बहुत बढ़ चुकी है, मतलब अभी वो मिलियन के ऊपर जा चुकी है, तो उस वजह से उनके पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो आर्मी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कॉप है उसके वजह से ही वो इतनी बड़ी आर्मी यहाँ पे चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कॉप है जिसको भाई गेल चला रहा है उसमें से सारे बंदे अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं, मतलब एक भी बंदा खाली नहीं बैठा। उस वजह से इनका जो रेवेन्यू है कि भाई यहाँ पे उन्हें कुछ भी लॉस नहीं होगा, ये सारा बिलोंग करता है भाई सेकंड कॉप को। और इस वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचता भी है शायद उसे यहाँ पे गेल को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से इतनी बेहतरीन तरीके से मिलिट्री चल रही है। क्योंकि अगर सेकंड कॉप को निकाल दिया जाए तो भाई सिर्फ 15,000 सोल्जर बचेंगे और इतने सोल्जर भाई यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर को फेस करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे ये दोनों डिस्कस करते हैं, मतलब रिमोरू और बेनीमारू। और यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि भाई जब वॉर यहाँ पे शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे गेल्ड की जो टीम है और उसके साथ जितने भी बंदे हैं उन सबको वापस बुला लेगा। लेकिन उसका ये भी कहना था कि भाई इतनी आर्मी सफिशिएंट नहीं है ईस्टर्न एम्पायर को फेस करने के लिए, तो उस वजह से शायद हम यहाँ पे वेस्टर्न नेशन की आर्मी को बुला सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सारा बैकलैश मिल सकता है, मतलब भाई पॉलिटिकल व्यू और बाकी चीजों की वजह से। क्योंकि अगर ये यहाँ पे उनकी आर्मी बुला लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि भाई उन लोगों को लगेगा कि ये हमारी आर्मी को बुला रहे हैं और हमारे लोगों को बुला रहे हैं, तो वो एक तरह से उनके ऊपर ऑथोरिटी या डोमिनेंस टाइप का हो जाएगा। इस वजह से वो सोचते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पे हमें बैकलैश मिल सकता है। तो यहाँ पे रिमोरू का भी यही सोचना था कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत सारा बैकलैश भी मिलेगा
जाएगा और हमने अभी तक जितनी भी मेहनत की वो सारी मिट्टी में मिल जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों ये डिस्कस करते हैं कि भाई वो ऐसी डिमांड नहीं कर सकते वेस्टर्न नेशन से, क्योंकि उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है। क्योंकि भाई अगर वो लोग यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो इनके आगे चल के जो भी फ्यूचर प्लान्स है वो यहाँ पे खतरे में आ सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत बार डिस्कस करते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट विंग की फोर्सेस में कौन कौन होने वाला है। तो यहाँ पे भाई हमारा नंबर निकल के आता है, यहाँ पे वेस्टर्न रिजर्व फोर्स होने वाली है 1,50,000 की, और उसके बाद जो मिक्स मार्जिन कॉप है उसमें होने वाले 30,000 सोल्जर, और उसके बाद जो वॉलंटियर कॉप्स है उसमें होने वाले है 20,000 सोल्जर। मतलब भाई टोटल 2 लाख की आर्मी यहाँ पे लेफ्ट विंग पे बन रही है। तो भाई यहाँ पे रिमोर ये चीज सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इतने लोग लेफ्ट विंग पे कैसे आ गए, मतलब इतना नंबर पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे बेनीमारो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे ये जो सोल्जर है वो यहाँ पे वेस्टर्न स्टेट काउंसिल को बिलोंग करते हैं, मतलब जो कि इनके अभी कंट्रोल में है। तो इस हिसाब से वो इस वेस्टर्न रिजर्व फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको यूज भी कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने ये फंडिंग देके उन्हें हायर किया है। लेकिन यहाँ पे उसी वजह से रिमोरो का यही क्वेश्चन होता है कि अगर ये वेस्टर्न काउंसिल को भी बिलोंग करते हैं तब भी इनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न काउंसिल थी उनके पास बस थोड़े ही सोल्जर थे, क्योंकि कुछ नाइट और कुछ सोल्जर थे जो कि भाई यहाँ पे काउंसिल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे उनके नंबर लगभग सिर्फ 1000 थे। तो 1000 से 1.5 लाख कैसे हो गए ये यहाँ पे रिमोर को समझ नहीं आता, और इसी वजह से यहाँ पे वेस्टर्न नेशन ने इतने आसानी से इनको कंट्रोल दे दिया काउंसिल की आर्मी का, क्योंकि उन्हें भी पता था इतने लोग वहां पे बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वैसे भी हर एक नेशन के लिए उनकी जो आर्मी है वो उन्हें ही बिलोंग करती है, और काउंसिल के लिए बहुत कम लोग थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काउंसिल के मेंबर नेशन थे उनमें से कुछ सोल्जर आते थे और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे काउंसिल में, और उनका नंबर बहुत कम था। और यही सोच के यहाँ पे रिमोरो ने प्लान बनाया था कि उससे मिलिट्री अथॉरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसे जो मैजिस्ट्रेट का काम करना है और उसमें बहुत सारे रूट उसे सारी कंट्रीज में लगाने हैं। तो अगर वो एक एक कंट्री में जाएगा तो उसे हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो ही अगर यहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटी को यूज कर रहा है तो उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से उसका काम आसान हो जाएगा, और यही सोच के रिमोरो ने ये डिसीजन लिया था कि भाई वो मिलिट्री अथॉरिटी को यूज करेगा। और अगर यहाँ पे कभी जरूरत भी पड़ती है, मतलब इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है बाकी नेशन को, तो यहाँ पे रिमोरो कहता है कि हम बिल्कुल उस सिचुएशन में उनको इमरजेंसी जो ट्रूप है वो भेजेंगे, वो भी खुद के नेशन से, मतलब भाई टेम्पेस्ट से वो भेजेगा। तो उसी वजह से यहाँ पे रिमोरो ने जो पिछली काउंसिल के सोल्जर थे जो कि भाई ज्यादा नहीं थे उनको वापस भेज दिया था। तो उसके बाद जब रिमोरो यहाँ पे नई आर्मी को एस्टेब्लिश करता है तो वो यहाँ पे रूल लगाता है कि हम इस पूरे आर्मी को खुद ही फंड करेंगे, और इसी वजह से इसका जो ऑपरेशन है हम ही संभालेंगे। तो उस वजह से यहाँ पे रिमोरो एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि यहाँ पे जो लोकल वर्कर है, मतलब लोकल लोग वहाँ पे रहने वाले, वही उस आर्मी के अंदर शामिल होंगे, और उसमें स्पेसिफिक ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस ही रहेंगे, क्योंकि भाई अगर वो यहाँ पे डीमंस को या मॉन्स्टर को रखता है तो यहाँ पे ह्यूमंस जो है वो थोड़े पैनिक हो सकते हैं, और इसी वजह से रिमोरो यहाँ पे ये डिसीजन लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे बेनीमारो एक्सप्लेन करता है कि पिछले आर्मी में बहुत कम लोग थे लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए। तो इसका रीजन ये था कि टेस्टरोसा ने उसे रिपोर्ट किया था कि उस टाइम पे जब रिक्रूटमेंट शुरू हो गई थी तो वहाँ पे एक र्यूमर फैल गया था। तो और वो र्यूमर ऐसा था कि भाई अगर तुम यहाँ पे आर्मी के अंदर शामिल होते तो तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें काम भी मिलेगा जिससे तुम आराम से लाइफ बिता सकते हो। तो इसी की वजह से बहुत सारी रिक्रूटमेंट आर्मी के अंदर बढ़ गई। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद रिमोरो का क्वेश्चन होता है कि हमें ये जो फोर्सेज चाहिए थी काउंसिल वाली, ये बस यहाँ पे एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थी, मतलब नॉर्मल चीजों को संभालने के लिए। तो तभी भी इनका नंबर इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, मतलब पहले सिर्फ 1000 थी लेकिन अब भी 1,50,000 हो चुकी है। तो इतना वो नंबर नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे क्रिमिनल को पकड़ने लग जाए इस आर्मी को इस्तेमाल करके तो बाकी लोगों को, मतलब बाकी नेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई उनके रूल्स थोड़े अलग है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो ये भी बताता है कि उसका एक ही यहाँ पे रीजन था इस आर्मी को बनाने का, कि वहाँ पे उसे इंजीनियर और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो चाहिए था, लेकिन उसके लिए बस 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो 10,000 से बहुत ज्यादा हो चुके हैं अभी। तो इसी की वजह से यहाँ पे बेनीमारू बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे वो बताता है कि टेस्टरोसा ने उसे रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे जो बाकी नेशन है, मतलब जो लार्जर नेशन है, उनकी रिक्वेस्ट की वजह से ये सिचुएशन आई है। तो यहाँ पे हमको बताया जाता है कि टेस्टरोसा ने पहले ही भाई काउंसिल को पूरे कंट्रोल में किया है और वो सारे नए रिफॉर्म भी बना रही है। तो उस वजह से यहाँ पे जो बाकी नेशन है वो भी भाई यहाँ पे म्यूचुअली एग्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है, मतलब अदर नेशन और टेम्पेस्ट के बीच में, कि बाकी नेशन यहाँ पे फंड्स को प्रोवाइड करेगा, मतलब काउंसिल यहाँ पे फंड को प्रोवाइड करेगी, और जो हमारा टेम्पेस्ट है वो भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी और जो लेबर्स है उसका काम करेंगे, ताकि यहाँ पे इनका जो काम है उनके नेशन के अंदर वो बढ़िया तरीके से और जल्दी हो सके। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस चीज के लिए वो लोकल वर्कर को भी हायर करेंगे, मतलब क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा नंबर्स नहीं है तो वो वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको ही लोकली हायर करेंगे और उनको गाइडेंस देंगे कि भाई तुम्हें कैसे काम करना है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरो और एक्सप्लेन करता है कि कैसे अगर हमें यहाँ पे कोई भी डैम का काम देता है तो उसमें हम डैम तो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे जो वाटर राइट का
परसेंटेज है वो भी हम उनमें से लेंगे। मतलब यहाँ पे टेम्पेस्ट का ही आखिर में फायदा होगा। ये चीजें यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है। मतलब भाई यहाँ पे रिमोरू फुल बिजनेसमैन होके इन सारी चीजों का डिसीजन ले रहा है और टेस्टेरोसा ने भी ऐसे ही किया। तो इन चीजों की वजह से यहाँ पे रिमोरू ने पहले ही सोच लिया था कि अगर ऐसी चीजें होती है और अगर लार्ज नेशन यहाँ पे पहले इनिशिएटिव लेते हैं इस काम के लिए तो उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी चोरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को इससे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि इस बारे में उसने पहले ही सोचा था कि ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन और भी चीजें होती है जिसके बारे में रिमोरू ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और वो चीजें होती है कि यहाँ पे जो लार्ज नेशन है उनको भाई जल्दी काम कंप्लीट करवाना है, तो उस वजह से वो पहले ही इनिशिएटिव लेते हैं। मतलब यहाँ पे उन्हें पता था अदर नेशन को कि यहाँ पे टेम्पेस्ट के जो लोग हैं वो बहुत कम है काम करने के लिए, तो इस वजह से उन लोगों ने लोकल वर्कर्स को हायर किया ताकि इनका काम जल्दी हो सके। और इसी की वजह से रिमोरू सोचता है कि क्या ये वही लोग हैं जो कि यहाँ पे अपने वेस्टर्न रिजर्व फोर्सेस में है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें की वेस्टर्न नेशन ने ही, क्योंकि उनको उनका काम जल्दी कंप्लीट करना था। और यहाँ पे रिमोरू ये भी बताता है कि आखिर ये चीजें उसे अभी तक क्यों नहीं पता थी, क्योंकि उसने पहले ही टेस्टेरोसा को परमिशन दे रखी थी कि देखो भाई तुम्हें जो भी काम करना है, अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो मुझसे परमिशन मत मांगना। तो इस वजह से टेस्टेरोसा ने छोटी चीजों के लिए उसे कभी रिपोर्ट ही नहीं किया। इवन बेरीमारू को भी ये चीज पता नहीं थी, ये भी उसे बहुत ही सरप्राइजिंग लगती है। और इसी वजह से इन दोनों को कुछ भी नहीं पता था अभी तक। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी क्वेश्चन करता है बेनीमारू से कि अगर हम यहाँ पे ऐसे चीजें करते हैं, मतलब हम यहाँ पे बाकी अदर नेशन के लोगों को लेते हैं और उनको सिखाते हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिमोरू ये भी सोचता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे डेवलप होते हैं, बाकी इंजीनियर्स डेवलप होते हैं अदर नेशन के, तो भाई वहाँ पे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनेगा, मतलब वो भी लोग ग्रो करेंगे और टेम्पेस्ट भी ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे बेनीमारू इस चीज का जवाब ऐसे देता है कि मुझे नहीं लगता ऐसी चीज है, क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहते तो वो खुद होके उनके इंजीनियर्स हमारे पास नहीं भेजते, क्योंकि भाई अगर उन्हें चोरी करनी होती टेक्निक तो वो छुपा के ये चीजें करते, लेकिन वो ओपनली उनके इंजीनियर्स भेज रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो साथ में डेवलप करना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ से है। मतलब यहाँ पे टेस्टेरोसा ने जो भी ट्रूप को गैदर किया था इन कामों के लिए, जो कि भाई वेस्टर्न नेशन ने भेजे थे, तो उन लोगों को यहाँ पे बेनीमारू ने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे वेस्टर्न रिजर्व फोर्सेस में। तो भाई यही क्वेश्चन यहाँ पे रिमोरू से पूछता है और बेनीमारू कहता है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, और ये चीज वो मुस्कुराते हुए कहता है। और उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे टेस्टेरोसा ने इनका काम होने के बाद उन्हें डिस्कार्ड करने वाली थी। तो बेनीमारू ये सोचता है कि भाई उनको निकालने से अच्छा है कि उनको इस कामों में लगा देते, क्योंकि अगर वो उन्हें ट्रेन करता है 1 साल के लिए, तो भाई वहां पे उन्हें बहुत सारे काम मिल सकते हैं और वो उन्हें ट्रेन करके फुल फ्लेज सिक्योरिटी फोर्सेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मतलब 1 साल के अंदर। तो उस वजह से ये सारे लोग डिजास्टर रिस्पॉन्स, वीआईपी, सिक्योरिटी और उसके बाद सिटी डिफेंस के लिए भी काम आ सकते हैं। और इसी वजह से बेनीमारू ये डिसीजन लेता है कि भाई इन सारे ट्रूप्स को वापस भेजने से अच्छा है इनको हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वेस्टर्न रिजर्व फोर्स में। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे रिमोरू बहुत ही खुश होता है कि भाई इस बंदे ने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे, क्योंकि अगर इनको वापस भेज दिया जाता तो इनके पास इतनी बड़ी फोर्स होती ही नहीं। तो अभी यहाँ पे जो वेस्टर्न रिजर्व फोर्सेस है उनका तो डिसाइड होगा कि ये लोग कहाँ से है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्कशन जाता है कि जो अगली मिक्स मार्जिन कॉप है वो कहाँ से डेवलप हुई, क्योंकि उसमें 30,000 सोल्जर है, तो वो कहाँ से है। तो यहाँ पे रिमोरू का क्वेश्चन होता है कि क्या तुमने ये ग्रेट जुरा फॉरेस्ट में से ली है। तो यहाँ पे बेनीमारू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो क्लेमैन था और उसके जो बचे हुए मार्जिन थे, मतलब जो भाई वॉर प्रिजनर थे जो कि गेल के साथ काम कर रहे थे, तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो कि क्लेमैन के लिए काम कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू एक्सप्लेन करता है कि जब वहां पे वो गया था तो उसने देख के और समझ के ये डिसीजन लिया, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अच्छे फाइट कर सकते थे, तो उस वजह से वो बहुत ही हैंड पिक लोगों को चूज करता है। और उसके बाद यहाँ पे गेल के पास जो हाई ऑर्क थे उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम होते ही आया था, तो उस वजह से वो कुछ हाई ऑर्क को भी कंसिडर करता है। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे रिमोरू का ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच में लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि भाई ये तो वॉर प्रिजनर ही थे और वॉर प्रिजनर ऐसी चीजों में इतनी आसानी से काम करते नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे इतने कमजोर भी नहीं थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बी रैंक में होल्ड करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ए रैंक भी जाते हैं, तो ये बंदे इतने कमजोर तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्योंकि ये लोग पहले भाई डर के काम कर रहे थे, क्योंकि क्लेमैन ऐसा हरामी बंदा था, क्योंकि उन्हें डरा के वो काम करवा रहा था। लेकिन एक ट्रेन सोल्जर और एक डरे हुए सोल्जर में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एक ट्रेन सोल्जर भाई डिसिप्लिन फॉलो करता है, उसे पता है क्या करना है, उसे पता है ट्रेनिंग कैसे करनी है, और उसी वजह से ये लोग इंडिविजुअली बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन एज अ कॉर्पोरेशन या एज अ ग्रुप ये बहुत वीक थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू रिमोरू को जवाब देता है कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पे गेल के वजह से आए। मतलब हमने पहले ही देखा था गेल का सीन कि गेल यहाँ पे इन सारे लोगों को कन्विंस करता है कि तुम अच्छे से काम करो और तुम्हें इसका रिस्पॉन्स और इसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, और यही बातें सुन के ये लोग यहाँ पे खुद होके कॉपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद बेनीमारू कहता है कि अगर वो नहीं करते तो मैं उन्हें वहीं पे निपटा देता। मतलब जैसे कि भाई बेनीमारू हर बार सोचता है वैसा ही वो उसका टिपिकल जवाब देता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब पहले ही वो अभी ही उनके काम में थोड़े बेहतर हुए थे, क्योंकि उनको नया काम मिला था कंस्ट्रक्शन का, तो उसके बाद तुम उन्हें डायरेक्ट फिर से फाइटिंग में डाल रहे हो। लेकिन तब भी ये चीज कंप्लीट होने से पहले बेनीमारू रिमोरू से कहता है कि
ये उन्होंने खुद की मर्जी से किया है। मतलब यहाँ पे उन लोगों ने कहा था, क्लेमैन के जितने भी बंदे थे मतलब वॉर प्रिजनर, उन्होंने ये कहा था कि हम ये सारी चीजें इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रीमोरू सामा को बताना चाहते हैं कि हम कितने काम के लोग हैं। मतलब यहाँ पे ये चीज सुन के रीमोरू भी सरप्राइज होता है कि आखिर ये लोग इतने ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए, क्योंकि ये तो वॉर प्रिजनर थे और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद बेनीमारू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छे लोग थे, उनके अच्छे दोस्त बन चुके हैं और यहाँ पे उनके बॉस भी अच्छे हैं, तो इस वजह से वो इस जगह को उनकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे रीमोरू बहुत ही सरप्राइज होता है इस चीज को सुन के, क्योंकि उसे सच में भरोसा नहीं होता कि ऐसी चीज हो भी सकती है। क्योंकि यहाँ पे रीमोरू का ये सोचना होता है कि तुम यहाँ पे किसी के भी ऊपर जो पेट्रियटिज्म है वो भाई फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें खुद होके ही उस फीलिंग को समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि अगर तुम यहाँ पे जबरदस्ती उनके ऊपर ये चीज डालते हो तो वो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब वो यहाँ पे बीच वॉर में ही भाग भी सकते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही डेंजरस चीज है। और ऐसे ही अगर तुम ये चीजें फोर्स करते हो तुम्हारा रिजल्ट ऐसे ही खराब होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पर रीमोरू ये सोचता है कि अगर मेरी कंट्री मतलब टेम्पेस्ट अगर ये मेरे प्रोटेक्शन में तो मैं उसे आखिर तक प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं मैं उनकी जो फीलिंग है उसे भी कंसिडर करूंगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता हमारा ओपोनेंट कौन होने वाला है। और इसी वजह से रीमोरू ये सारी चीजें भी कहता है। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग बचते हैं तो मैं उनके लिए इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर कुछ भाग भी जाते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा फोकस बस इन लोगों पे रहेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बचे हैं जो इस नेशन में रहना चाहते हैं मैं उनके लिए इस नेशन को प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर यहाँ पे कोई नहीं बचता, मतलब कोई भी यहाँ पे इस नेशन को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि उससे लैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और नई जगह पे जाके वहां पे नया नेशन शुरू कर सकता है अगर उसके दोस्त वहां पे उसके साथ हो तो ऐसी थोड़ी मेंटेलिटी यहाँ पे रीमोरू की होती है। लेकिन अगर यहाँ पे सब लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे उसके बाद रीमोरू कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका एनिमी कितना स्ट्रांग है, वो ये सोचेगा भी नहीं और अपनी पूरी ताकत लगा के उन्हें खत्म कर देगा। इवन यहाँ पे अगर डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन भी आता है मैं उसे भी खत्म कर दूंगा अगर वो यहाँ पे मेरा दुश्मन बनता है तो। मतलब भाई यहाँ पे रीमोरू इन चीजों के बारे में इतना सीरियस है। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर भाई गी उसका दुश्मन नहीं बनता तो ही ठीक है, क्योंकि वो बंदा सच में पावरफुल है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि यहाँ पे जो भी लोग थे इनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही जेन्युइन थी और इसी की वजह से मैंने उन्हें शामिल होने दिया। लेकिन उसके बाद वो ये भी बताता है कि यहाँ पे जो ग्रेट जूरा फॉरेस्ट है उसमें से जो भी लोग थे वो भी यहाँ पे इस फोर्स के अंदर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें भी पता है कि अगर भाई फॉरेस्ट जाएगा तो उन्हें खतरा हो सकता है। तो उस वजह से भाई फॉरेस्ट में से जो भी लोग हैं वो भी खुद होकर यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू एक चीज ऐड करता है लास्ट में कि मैंने जितने भी कमजोर थे उन्हें निकाल दिया है। मतलब उसने सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को लिया है, ऐसा नहीं भी कोई भी आ गया और बस नंबर ऐड कर रहे वो, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद आता है अपना तीसरा ग्रुप और वो है वॉलंटियर कॉप। तो इस कॉप के अंदर सारे के सारे ह्यूमंस भरे हुए हैं जो कि टेम्पेस्ट में थे और जो नेबरिंग कंट्रीज है यहाँ पे टेम्पेस्ट के आजू बाजू की वहां की। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टेम्पेस्ट जाता है मतलब टेम्पेस्ट हारता है और जूरा फॉरेस्ट भी हारता है तो उस वजह से वो भी खत्म हो सकते हैं। तो भाई वो पहले ही हारने से पहले मदद करना चाहते हैं क्योंकि आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि इसमें सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा मर्सिनरीज और एडवेंचरस है और इसमें कुछ इमिग्रेंट भी शामिल है जो कि यहाँ पे टेम्पेस्ट के अंदर रहने आए थे। और उसके बाद यहाँ पे डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर को हराने के लिए लोग आए थे वो भी यहाँ पे खुद होकर शामिल हो रहे हैं इस कॉप के अंदर। और ऐसे ही करके यहाँ पे टोटल 20,000 सोल्जर हो चुके हैं जो कि सारे के सारे ह्यूमंस है। मतलब ये इतने पावरफुल नहीं है लेकिन बढ़िया नंबर है। तो इसी वजह से यहाँ पे बेनीमारू उसके बाद कहता है कि ये सारे लोग यहाँ पे लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि लेफ्ट और राइट विंग में एक ही डिफरेंस है कि उनमें लॉयल्टी कितनी है टेम्पेस्ट के लिए और रीमोरू सामा के लिए। क्योंकि देखो राइट विंग में जितने भी लोग हैं वो सारे टेम्पेस्ट के ही है और सारे रीमोरू के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन लेफ्ट विंग के लोग बहुत अलग है। लेफ्ट विंग में भाई वेस्टर्न रिजर्व फोर्सेस है, उसके बाद मिक्स मार्जिन कॉप उनका भी इंटेंशन अलग है और उसके बाद जो वॉलंटियर कॉप है उनका भी इंटेंशन थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ पे अपने जो राइट विंग वाले हैं वो सारे के सारे टेम्पेस्ट और रीमोरू से लॉयल्टी होल्ड करते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे जो पीछे शियन और डियाब्लो होते हैं वो भी भाई नोट करते हैं कि भाई कि यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सही कह रहा है बेनीमारू। और यहाँ पे रीमोरू उन दोनों को देख के सोचता है कि इनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ी है, क्योंकि रीमोरू को लगता है कि वो ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट विंग के जितने भी लोग हैं वो भाई यहाँ पे उन्हें पैदे की तरह इस्तेमाल करेंगे, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन सारे लेफ्ट विंग के फोर्सेस को कमांड करेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कशन हम करने वाले भाई अगले एपिसोड में, क्योंकि इसके बाद भी बहुत बड़ा डिस्कशन है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।